कुछ दिनों पहले मुझे गुड एनफ एनर्जी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाने का मौका मिला ग्रेटर नोएडा में और उनके को फाउंडर आकाश कौशिक से भी मिलकर बात की। हेलो आकाश सर, थैंक यू सो मच फॉर My इनवाइटिंग pleasure, मी my टू द pleasure. फैक्ट्री। उन्होंने मुझे पूरे प्लांट का टूर भी दिया और हर एक मशीन के बारे में भी समझाया डिटेल में और बताया कि क्या क्या यूजेस और बेनिफिट्स हैं BESS के। BESS मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसमें उनकी कंपनी स्पेशलाइज करती है। जिस फैक्ट्री में मैं गया उसको इंडिया की लार्जेस्ट डेडिकेटेड बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का भी खिताब मिला है। इस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए 450 करोड़ रुपए लगाए और ये हर साल 7 गीगावाट आवर की कैपेसिटी भी रखती है। पूरे देश की लगभग 20% जो बेस्ट डिमांड है उसको पूरा करती है एक सिंगल फैक्ट्री। मगर उतने में ही संतुष्ट नहीं है वो अगले 3 साल में 25 गीगावाट आवर तक की इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, यानी अभी से लगभग 4 गुना ज़्यादा। उनसे मैंने पूछा BESS होता क्या है। BESS कुछ नहीं, एक नॉर्मल छोटा सा गोडाउन है। जैसे आप गोडाउन में राशन भरते हो, फिर ज़रूरत के समय पे इस्तेमाल करते हो, ऐसे ही बेस है। इसमें आप एनर्जी भरते हो। व्हेन यू जनरेटेड फ्रॉम सोलर, सूरज से निकल रही है। अब ये दोपहर में तो है, रात को नहीं होगा, शाम को नहीं होगा, लेकिन ज़रूरत तो होगी उस समय पे। So that time you can use it by storing it into the battery and then use it on the night time or whenever it is required. इसका इस्तेमाल मोस्टली रिन्यूएबल सोर्सेज से निकलने वाली एनर्जी जो है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। गुड एनफ एनर्जी जो है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ग्रिड स्केल एप्लीकेशंस के लिए बनाते हैं। तो काजी से मैंने पूछा कि बेस्ट सिस्टम्स को क्यों लगाना चाहिए इंडस्ट्रीज में, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं। इसके एक नहीं, बहुत सारे रीज़न हैं। मतलब 20-22 तो हम नहीं अकाउंट फॉर करें। अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट या फैक्ट्री वाले की बात करें तो उसको एनर्जी आर्बिट्राज करना है, टैरिफ अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, कभी सस्ता है कभी महंगा है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि आपको अगर सोलर लगाओगे तो मैंडेटरली आपको बेस लगाना होगा महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में। सो दोज पॉलिसीज़ मेक देम यूज़ इट। देन जो लोग जनरेटर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे लोड शेडिंग होती है, वहाँ पे बहुत हद तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन यू कैन यूज़ इट फॉर एनर्जी ट्रेडिंग, कि आपने सस्ते में ख़रीद ली और महंगे में बेच दी एक्सचेंज में। जैसे आप शेयर खरीदते हो वैसे बिजली खरीद सकते हो। वो चाहते हैं देश में रिन्यूएबल एनर्जी की इंटरमिटेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो देखा जाए तो काफ़ी सारी सोलर एनर्जी जो देश में बनती है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि दोपहर में जब धूप ज़्यादा होती है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जितनी डिमांड भी नहीं होती और यूजेज नहीं होती, तो वो वेस्ट हो जाती है। और जो शाम को जब चाहिए होती है तो उन्हीं कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ को वो ग्रिड से खरीदनी पड़ती है, तो उनका जो ओवरऑल देखा जाए तो नुकसान ही हो जाता है इसमें। इसको सॉल्व करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स काफ़ी ज़रूरी हैं, ताकि उनको जो एक्सेस स्टोरेज है दोपहर में वो सेव कर सके और शाम को फिर वो यूज़ कर सके जब धूप ना हो। गुड एनफ एनर्जी आपने स्टार्ट की, इसके पीछे आपका क्या पर्पस था, क्या मोटिव था? सो मोटिव ऑल टुगेदर यही है कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे दिमाग में एक चीज़ थी कि दुनिया में जब बेस्ट की बात हो तो लोगों को सिर्फ ये ना लगे कि वो तो चाइना में ही मिलता है। दे शुड ऑलवेज थिंक ऑफ कि यार चलो इंडिया को भी चेक कर लेते हैं और फिर गुड इनफ पे तो आ ही जाएंगे। गुड एनफ तो है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। बराबर। ठीक है, तो आप चलते हैं थोड़ा, हम जो असेंबली लाइन है उसको भी देख लेते हैं आइए और ना। देखते हैं कैसे बेस्ट बनता है। आइए आइए। तो ये जो फैक्ट्री है इसका काफ़ी बड़ा कैंपस एरिया है, बाहर काफ़ी बड़ा लॉन था और अंदर आके पहले ऑफिसेज फिर असेंबली लाइन। फिर मैंने पूछा कि गुड एनफ एनर्जी का नाम कहाँ से आया। आई एम नॉट श्योर इफ यू नो अबाउट दिस, द इन्वेंटर ऑफ लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी इज प्रोफेसर जॉन बी गुड इनफ। He was a Nobel laureate and he deceased or demised in the same year as we incorporated the company, 2023. He was 101 years that time. Really? Yeah. मैं आई हैव हर्ड अबाउट हिम, बट मुझे नहीं पता आपका वहीं से नाम आया। जॉन बी गुड एनफ एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिन्होंने लिथियम आयन बैटरीज जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में उसका कैथोड इन्वेंट करने में हेल्प की थी। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री में। हाँ, that's one reason, but उसके अलावा अगर हम आपको बताएं, you know, when you start looking for a life partner और आपको ये लगे कि यार I'll look for the best one, तो शायद कभी मिलेगा ही नहीं। है ना? You need someone who is good enough for you. क्या एटलीस्ट मेरे सुख दुख का साथी हो, मेरे को समझे, है ना। और गुड इनफ स्टेज फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि बेस्ट की बहुत छोटी लाइफ है। जो आज आपके लिए बेस्ट है शायद कल नहीं होगा, तो गुड इनफ है तो वो लंबे टाइम चलेगा। एनीवे, दिस इज समथिंग विच वी डिज़ाइंड, अभी तो बहुत टूटा फूटा सा हो गया शायद, बट दिस इज़ वेयर वी कंसेप्चुलाइज इन 2023। आज हम 26 में बैठे हैं, तो 3 साल पहले ही हमने एक कंसेप्चुलाइज किया था, जो ये 3.4 मेगावाट का कंटेनर था उस टाइम पर। तो इसमें उस टाइम पे 280 AH के सेल यूज़ होते थे और ये आपकी 10 रैक होती थी, 5 इस साइड 5 उस साइड। सो इट मेक्स 3.4 मेगावाट दैट टाइम। बट अभी तो चीज़ें प्रोग्रेस हो गई हैं, आपको नए वाली चीज़ दिखाएंगे, एक्चुअल वाला।
ये एक एयर शावर है जिसके अंदर से गुजर के ही आप फैक्ट्री लाइनअप पे जा सकते हो, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स और अनवांटेड पार्टिकल्स अंदर ना आ जाए जो बैटरी को कंटेमिनेट कर सकते हैं। इट्स मोर लाइक अ कैलिब्रेशन मोड कि आप जब देखते हो कि हाँ आपका मूवमेंट प्रिसाइज है या नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आप बहुत तेज़ कर दोगे तो ऑब्स्ट्रक्शंस के चांसेस होते हैं, वो चेक नहीं कर पाते। ये जो रोबोट है नीचे से बैटरीज उठाकर लाइन पर रखने का काम करता है। ये क्या है ब्लू बॉक्स और कैसे? नहीं, ये ब्लू बॉक्स नहीं है, ये एक बैटरी है और इसके ऊपर में ये ऐसे QR कोड लगा हुआ है यहाँ पे ना। अच्छा। तो ये QR कोड आपको ये बताता है कि ये किस मैन्युफैक्चरर से है, क्या डेट मैन्युफैक्चरिंग है, कैसे है। यू कैन एसेस इट। ये QR कोड में आपका इस सेल की इंडिविजुअल की वोल्टेज, IR दोनों रिकॉर्ड हो जाती हैं MES सिस्टम में, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सिस्टम में, और वो फिर फर्दर यूज़ होता है फॉर सॉर्टिंग एंड मैचिंग। हर सेल के ऊपर आप देख रहे होगे QR कोड है, ताकि पता चल जाए कि हर एक सेल कहाँ पर किस बैटरी पैक में डला है और कहाँ से बनकर आया है। अगर उसमें फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो ये उसको ट्रैक करके उसको सॉल्व कर सकते हैं इशू को। तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया, फिर उसके बाद में आपका ये OCV टेस्ट हो गया कि वो वोल्टेज विद इन द रेंज है कि नहीं है। है ना, जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो सॉर्टिंग क्राइटेरिया के, उसमें वो मैच हो रही है नहीं है। जब वंस इट इज़ मैच्ड देन इट गोज टू द फ्लिप ओवर। इसे इसलिए करते हैं क्योंकि सेल जो है बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते एक दूसरे से, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और अगर वो डिफरेंट सेल्स को ही साथ में लगा देंगे बैटरी में तो उसमें ओवरहीटिंग और इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बढ़ती है, जिससे ओवरऑल बैटरी की लाइफ है वो कम हो जाती है। तो अगर आप सेम सेल्स साथ में लगाओगे तो उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। कि भैया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एज पर द ड्राइंग अलाइनमेंट जो आगे जाके स्टैक होना है वैसा कुछ है या नहीं है। वंस इट इज़ डन देन इट मूव्स फर्दर। सेल्स आर फ्रॉम चाइना, but there are many more things which we just make by them, like here in India more or less 35% of the content today is the ECR. It's a domestic content requirement from the government. लगभग 35% जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में वो इंडिया में ही बनते हैं, यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेगुलेशन पास की है कि जो भी आप बैटरी बनाओ तो 35% मटेरियल जो है वो इंडिया में ही बना होना चाहिए। Here you have a thermal pads which stops the heat from one cell to go to the another cell. फर्ज करिए कोई एक सेल है जो आपका थर्मल रनअवे में चला जाता है, तो उसकी हीट दूसरे पे अगर गई तो वो भी थर्मल रनअवे में चला जाएगा, वो एक चेन रिएक्शन हो जाएगी। जस्ट टू स्टॉप दैट चेन रिएक्शन यू शुड हैव सम इंसुलेशन इन बिटवीन, सो इट इज़ फॉर दैट पर्पस। इट इज़ अप्लाइड बाय द मशीन ऑटोमेटिकली एंड देन फर्दर इट मूव्स। फिर मशीन थर्मल पैड्स उस पर अप्लाई करती है हर सेल के बीच। एरोजेल मटेरियल से बना होता है ये थर्मल पैड। यहाँ पर फिर दोबारा से वो इंस्पेक्ट होता है उसका कि CCD से, कैमरा से, कि हाँ आपका वो सही अलाइनमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। सो देन हियर दिस रोबो पिक्स अप द सेल एंड स्टैक देम देयर। सारे सेम वोल्टेज और IR के सेल एक साथ स्टैक होते हैं और उसके बाद में देन इट द होल मशीन मूव्स ऑन द अनदर डायरेक्शन। ये बहुत ज़रूरी है कि सारे सेल्स में सेम वोल्टेज और IR ही हो। जब ये मूव होकर ऐसे स्टैकिंग हो जाती है, दिस स्टैक इज़ बीइंग पिक्ड बाय दैट रोबो और फिर वो आपका स्टैकिंग पे जाता है, जस्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ कि भाई पैक की लेंथ आपकी बिफोर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन और ड्यूरिंग कंप्रेशन कितनी थी, और वो स्टोर होके हमारे MES सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो एक बार में 65 सेल होते हैं, बट इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ 16। सो वंस इट्स कम्स हियर देन हियर यू हैव लेज़र कोडिंग। जो पैक मॉड्यूल बन के आ गया उसके ऊपर में लेज़र कोडिंग हुई। लेज़र कोडिंग को आपने कंबाइन कर दिया 13 सेल के QR को एक जगह। नाउ यू नो कि आपके किस मॉड्यूल में कौन से सीरियल नंबर के सेल गए हैं और उनकी क्या वोल्टेज और IR थी। When it comes further here, you have insulation test कि आपका इस पैक से उस साइड पे मॉड्यूल में कोई करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, इट्स 100% इंसुलेटेड और नॉट। देन यू हैव पोलरिटी डिटेक्शंस कि भैया आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो लगे हुए हैं वो सेम एज पर द ड्राइंग है या नहीं है। तो वो आपके पॉजिटिव नेगेटिव सेम साइड पे होने चाहिए जैसे आपके ड्राइंग के हिसाब से, अदरवाइज वो आपकी वोल्टेज उस तरीके से नहीं बनेगी। देन यू हैव देन plasma cleaning. It is very important. If you don't do plasma cleaning, the cells are coming from China, kept in warehouse, then for a long time after that it may have some corrosion on it, and it may create a galvanic cell between the CCS, the cell contact system. So you have to avoid that also. तो यहाँ प्लाज्मा क्लीनिंग होती है कि अगर जो सेल्स काफ़ी पहले से पड़े हुए हैं, वेयर हाउसेस में पड़े हुए हैं, तो उसमें हल्की सी कोरोजन हो जाती है, तो फिर वो रेजिस्टेंस बढ़ा देता है और एफिशिएंसी कम हो जाती है सेल की, तो उसको क्लीन यहाँ पे किया जाता है। So here you see this spec. Now it looks like this. This is the band, the steel band, which have lots of engineering also, because this will withstand the test of time. During the life cycle cells will compress and expand, और उससे compression और expansion में ये aluminium plate ऐसे break भी हो जाती है। तो और when we talk about this, तो इस string के ऊपर में बहुत सारी responsibility है कि इसको expand नहीं होने देना है। aluminium plate टूट सकती है तो ये जो इसकी welding है ये भी खुल सकती है।
So how to make it last for 12 or 25 years, that's in itself engineering. Here we have laser welding. This is laser welding from IPG. We don't use the normal laser welding. IPG is a German brand, and we knew why it is important and why precision, what sort of precision this can provide. And though it has anti-dumping duty of 150%, so we chose to have this rather some cheap brand. Then coming further, again you have the inspection of the laser welding. कि laser welding सही हुई है नहीं हुई है. Here you have every different cell which is being laser welded from the top. तो वो जो laser welding हुई है वो सही क्वालिटी की हुई है नहीं हुई है वो बिकॉज ऑफ सेवरल पैरामीटर्स एंड SOPs which we have already coded into the MES system. They check it and analyze हाँ ये सही है या नहीं है. If not, it goes to the NG. CCD is camera only, charge coupled device. It's a different sort of camera. लेज़र वेल्डिंग का स्पॉट चेक है कि सही हुई है कि नहीं हुई. तो अगर वहाँ पे कुछ भी इशू आता है तो वो सेल स्टैक को साइड कर दिया जाता है और उसको NG यानी नॉट गुड ट्रे में डाल दिया जाता है. उसको दोबारा फिर वेल्ड करके दोबारा से चेक होके वापस आती है. ये आपका विद स्टैंड इंसुलेशन टेस्टर है. जब आपकी लेज़र वेल्डिंग होके आ गया है तो दोबारा से उसके ओवरऑल मॉड्यूल की IR वोल्टेज सब सेट है या नहीं है, कोई आपका करंट लीकेज तो नहीं है, इंसुलेशन टेस्ट है, वो सारी चीज़ें होने के बाद में फिर यहाँ पे आगे आता है. सो दैट वाज बिफोर लेज़र वेल्डिंग, दिस इज आफ्टर लेज़र वेल्डिंग. सो वंस यू हैव दिस मॉड्यूल हियर, देन इट फर्दर मूव्स. So this is very special part where our master patent lies also, how we control the thermal gradients of the battery to 2 degree Celsius. अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी बैटरी पैक की अगर लाइफ होती है तो वो उसका लोएस्ट परफॉर्मिंग सेल डिसाइड करता है कि उसकी लाइफ कितनी होगी. बिकॉज यू कैन नॉट चेंज द सेल, आपको पूरा मॉड्यूल ही चेंज करना पड़ता है या पैक ही चेंज करना पड़ता है. तो जिस सेल का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा उसकी लाइफ सबसे कम होगी. ये भी शॉर्ट है. सो वी हैव टू मैनेज कि भैया सबका टेम्परेचर कम से कम रहे और एक जैसा रहे. अदरवाइज़ कोई तेज़ी से एज होगा, कोई स्लो एज होगा. तो उसकी एजिंग को कंट्रोल करने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ ऑटोमेशन विच आर रिक्वायर्ड. इसके ऊपर एक थर्मल इंटरफेस मटेरियल लगता है जो इसकी हीट को पास ऑन करके नीचे कूलिंग प्लेट में लेके जाता है. एंड देन यू हैव अ लिक्विड कमिंग गेटिंग इनसाइड फ्रॉम दिस एंड देन कमिंग आउटसाइड. तो वो इसको कंट्रोल करता है, इसके ग्रेडियंट्स को कंट्रोल करता है. विदाउट थर्मल मैनेजमेंट बैटरी कैन राइज अप टू 50 डिग्री ऑल्सो इन अ नॉर्मल 60 डिग्री समटाइम, बिकॉज हमारा ही टेम्परेचर 40-45 तक पहुंच जाता है द एनवायरनमेंट टेम्परेचर. सो बैटरी गोज टू 60 डिग्री और समथिंग लाइक दैट. तो उसको 60 को वापस कंट्रोल करके 25 पे लाना सो दैट द लाइफ रिमेन्स इंटैक्ट. तो ये थर्मल कूलिंग इनकी स्पेशलाइजेशन है, जहाँ पर थर्मल लिक्विड होता है वो पास करता है इन पाइप्स के बीच में से और जो सेल गर्म हो रहे हैं उनकी हीट कैप्चर करके वो बाहर निकल जाता है और फिर कूल होके वापस आता है. तो ऐसे वो टेम्परेचर 25 डिग्रीज के आसपास मेंटेन कर सकते हैं बैटरी पैक का. You have AGVs here, जो आप नीचे देख रहे हैं. These are automatic guided vehicle. They know where they are standing here, where they have to go next. Next step क्या है. So they have complete idea. They are mind map for the factory, so they understand. ये नीचे ग्रीन कलर की जो व्हीकल है ये ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल है. खुद ही इनको पता होता है, पूरी फैक्ट्री का मैप है इनके पास. तो उनको जहाँ पर भी जाना होता है वर्क के हिसाब से वहाँ पे वो पूरे बैटरी पैक को ले जाते हैं और वहाँ पे फिर असेंबली हो जाती है. This is more like a final product, but this is one of the product which is final. Then we make the other ones also, which you will see. So this is known as a storage 0.25. And this is having a 250 kilowatt hour capacity, 125 kVA. This can be used for so many other applications. This is more or less a all-in-one solution. ये आपके जनरेटर को रिप्लेस करना, आपके पीक लोड शेविंग्स को रिप्लेस करना, आपके वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की कहीं प्रॉब्लम है, जहाँ पर आप बहुत सारी VFD लगाए हुए हैं, जहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशंस हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग प्लांट्स हैं या फिर उस तरीके की चीज़ें हैं, वहाँ पर आपका बहुत सारी जगह यूज़ होता है. इन्होंने अपने नेक्स्ट जेन मॉडल को भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है स्टोर एज नाम से, और इनको स्पेसिफिकली इंडिया के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है. और इनकी जो सर्विस लाइफ है वो 25 साल तक बताई गई है, जो नॉर्मल लिथियम आयन बैटरीज है उससे ऑलमोस्ट डबल. स्टोरेज में इन्होंने 2 टाइप के मॉडल्स बनाए हैं. एक स्टोरेज 0.25 जो 250 किलोवाट आवर सिस्टम होगा और दूसरा स्टोरेज 5 जो 5 मेगावाट आवर होगा. तो जो छोटा मॉडल है 0.25 वाला वो छोटी बिल्डिंग्स, कमर्शियल स्पेसेस या इंडस्ट्रीज के लिए है जो अपनी पीक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को थोड़ा कम करना चाहते हैं, डीजल जनरेटर को रिप्लेस करना चाहते हैं या फिर थोड़ा एक बैकअप रखना चाहते हैं अपनी एनर्जी के लिए. तो उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगी. दूसरा जो 5 मेगावाट आवर वाला सिस्टम है ज़्यादातर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में लगाया जा सकता है, सोलर पार्क्स, डेटा सेंटर्स और लार्ज ग्रिड स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट्स के लिए भी. इसको एक नॉर्मल 20 फुट कंटेनर्स जो होते हैं शिपिंग कंटेनर्स उसके अंदर ही पूरा इसको बनाया गया है ताकि इसको शिप करना भी आसान हो. So let me just show you from inside how does it look like. So this is these are having 5 modules. एक मॉड्यूल आपका 52 किलोवाट आवर का है. टोटल आपके 5 लगे हैं तो टोटल इट बिकम्स 260.
10% DOD कट होता है तो देन वी कॉल इट एज लाइक 250 किलोवाट आवर ओनली. देन यू हैव PCS देयर जिसका काम है आपका AC to DC करना, DC to AC करना, साथ साथ आपका ब्लैक स्टार्ट कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें. So it can start once grid is off. It can switch from grid to off grid to on grid. And then it has chiller which gives the liquid coming from there and goes in here and then comes out. Then you have EMS which controls the flow of electricity from here. It has a panel here which is inside. You can control things from here. It's a HMI. And this EMS is solely designed by us, and when we say solely by us, that means good enough in India. So it's a 100% DCR requirement also that you should have EMS from India only. So that is one. And then you have the distribution box, the power distribution, which is the final output or incoming of the power. Solar से जो आता है DC में आता है, but उसकी variability बहुत आता है. So you should have a DC in between just to control it, to stabilize it for a constant range. Otherwise वो सुबह से शाम तक की voltage तो बहुत अलग अलग होती है. It's a bi-directional inverter sort of a thing, but that's one feature of it. More than that, it has many other features like black start and voltage fluctuation, frequency fluctuation, grid following and grid forming capabilities. It has VSD functions, virtual grid synchronization function. It has PQ and VF modes. So those sort of things. तो ये बैटरी पैक में उन्होंने बताया कि 5 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं 52 किलोवाट आवर ईच, यानी 260 के अराउंड होता है, जिसमें थोड़ी बहुत अगर एफिशिएंसी कम भी होती है तो 250 किलोवाट आवर पड़ता है. इसमें लिक्विड कूलिंग बताई, EVS सिस्टम बताया जो सॉफ्टवेयर पूरा हैंडल करता है पूरे सिस्टम को. That's how each module look like. आपका ये CCS होता है, उसके अंदर आपके बस बार, VMS, MSD connectors right here, liquid cooling, and that's how it look like. और ये लेज़र वेल्डिंग हुई भी होती है. This is of very prime importance. लेज़र वेल्डिंग लोगों की अगर इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, then it may give a latent failures. और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल और हैज़ार्डस होते हैं. मैंने अंदर R&D रूम भी देखा और टीम जो थी इंजीनियर्स की वो लगे हुए थे अपना नेक्स्ट इनोवेशन करने के लिए भी. इंडिया ने टारगेट रखा है 2030 तक 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जनरेट करने का. तो उसमें जो इनके बेस्ट सिस्टम्स हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगे नेशनल ग्रिड को स्टेबलाइज करने में और ये जो एक्सेस स्टोरेज है जो मैंने बात की उसको सेव करने में. तो मैंने उनसे पूछा आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. See, it goes from medical industry, hospitality, factories, process industries, those places जहाँ पर it's a business case more or less. They want to replace it with a DG in a commercial enterprise, in a data center, in a office building, where they want to optimize their cost of electricity, or they want to run it over solar in the off solar times also, or they want to understand like how they can be more efficient in terms of energy optimization or utilization. इन सभी जगह पे इस्तेमाल होता है. हमारे कस्टमर आर लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हॉस्पिटल्स, होटल्स, फैक्ट्रीज, इन प्लास्टिक इंडस्ट्री, इन पेपर इंडस्ट्री, इन मेटल इंडस्ट्री, इन processing of automotive parts, hundreds and hundreds of use cases, but yeah, these are some predominant one which we have been catering recently. पावर कट एक एप्लीकेशन है जहाँ पर आप DG की जगह इसको यूज़ करते हो या DG के यूज़ केस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप यूज़ करते हो. भाई जनरेटर की जो भी कॉस्ट आ रही थी, ऑपरेशनल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, तो उस कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यू यूज़ इट. एंड देन देर आर अदर यूज़ केसेस एज आई टोल्ड कि भैया सोलर तो लगा हुआ था बट उसका कर्टेलमेंट हो रहा था, उससे वेस्टेज हो रही थी, वो जिस टाइम पे जनरेट हो रहा था वो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे, या फिर ग्रिड को वापस भेज रहे थे और ऐसे रेट पे भेज रहे थे जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है. 2 रुपये पे आपने गवर्नमेंट को या ग्रिड को बिजली वापस दे दी और शाम को आपने वापस उसको 8, 10, 15 रुपये की खरीदी, तो ये तो अपना ही नुकसान हो गया ना. तो रेदर यू सेंड इट बैक टू गवर्नमेंट और ग्रिड, यू जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ और फिर आप उसको महंगे टाइम पे इस्तेमाल कर लो. तो एक ये तरीका है, इस तरीके से लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया. कुछ का ऐसा था कि उनका वेस्ट हो रहा था सोलर, है ना. पिछले साल इंडिया में 2 टेरावाट आवर की बिजली वेस्ट हुई है. सो इट्स ह्यूज, इट्स 80 बिलियन रुपीज़ समवेयर लाइक. तो इतना पैसा वेस्ट हुआ है इंडिया का. तो इसी वजह से 32 गीगावाट आवर के टेंडर भी हुए. अनफॉर्चुनेटली वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, बट दे विल बी एग्जीक्यूटेड दिस ईयर. ये एक यूज़ केस है. इसके अलावा आपका व्हेन यू सी जहाँ पर लोगों की ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, है ना. वो लोग जनरेटर को चला के रखते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें ग्रिड पे भरोसा नहीं है, तो उनको वो जनरेटर बहुत महंगा पड़ता है. तो रेदर दे व्हाट दे कैन यूज़ आवर सिस्टम. ग्रिड में फ्लक्चुएशन जो भी हो आपको अच्छा ही मिलेगा.
वो अपना ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा। हाँ, और उसका जो स्विच ओवर टाइम है वो भी बहुत लो है, इट्स ओनली 20 मिली सेकेंड, तो पलक झपकने से पहले हो जाता है। कई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो है अपने बैकअप में डीजल जनरेटर्स रखती है बड़े बड़े, ताकि अगर पावर आउटेज हो जाए किसी भी वजह से तो वो तुरंत डीजल जनरेटर को स्टार्ट करते हैं ताकि उनकी फैक्ट्री चलती रह सके। अब अगर वो बेस्ट सिस्टम्स लगा लेंगे तो उनको डीजल जनरेटर की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, जो एक्सेस एनर्जी है वो इसमें सेव कर दिया करेंगे और जैसे ही जरूरत पड़े पावर आउटेज केस में तो तुरंत उसको ऑनलाइन लाया जा सकता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने 7 गीगावाट एनुअल कैपेसिटी क्यों बनाई, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या? नहीं जी, बिल्कुल, दे हैड बीन अ रीज़न, वी अंडरस्टूड कि हाँ भैया, अब जैसे मैंने अभी आपको बोला 32 गीगावाट टारगेट टेंडर में, तो इंडिया की ऑलमोस्ट पर ईयर की इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट इज 30 गीगावाट और समथिंग, 30 प्लस गीगावाट एवरी ईयर, एंड इट विल क्रॉस टू मोर देन 50 गीगावाट पर ईयर इन 2030। तो टोटल अभी जो आपका एस्टिमेशन है बाय एजेंसीज एंड ऑल, इट्स 236 गीगावाट आवर। तो पर साल का 30-32 गीगावाट आवर चाहिए, तो हमारा आइडिया था कि हम लोग 20% तो इंडिया की डिमांड को कैटर करेंगे। सो आवर फैक्ट्री कैपेसिटी इज़ ऑलमोस्ट 20% ऑफ इंडियाज़ एनुअल कैपेसिटी डिमांड। तो मैंने पूछा कि फ्यूचर में 5 से 10 साल में क्या प्लान है गुड एनफ एनर्जी का, क्या ग्रोथ देखने को मिल सकती है? It's already growing at very fast pace. This is not like something as a course of business or something. It's need of time. It's essential. It's mandated. It's mandated by government also. और ये चलता रहेगा. तो growth, of course, it's going well, and we are thankful to the government policies and system which has been very conducive just to grow the subsidies and support, and then policies as like DCR requirement, domestic content की जो requirement है, then imposition of custom duties on direct import of the completely fabricated product, then this solar plus BESS is mandatory in multiple states. So these policies have been very conducive, और अगर गवर्नमेंट इतनी पॉलिसीज़ और VGF लेके आती है तो दैट मीन्स इट्स गोना बी वेरी गुड टाइम। या फिर उनसे पूछा मैंने कि क्या इनोवेशंस किए हैं आपने इस कंपनी में जो डिफरेंट है, और क्या पेटेंट्स हैं आपके पास? हमारे पास में 5 पेटेंट है। वन गोज इनटू द मैकेनिक्स, थर्मल एंड फायर सेफ्टी सिस्टम मेजरली, बट दिस थर्मल थिंग इज समथिंग विच इज़ आवर मास्टर पेटेंट, वेयर वी कंट्रोल द ग्रेडियंट्स ऑफ बैटरी टू 2 डिग्री सेल्सियस। मोर और लेस इस प्रोडक्ट में बहुत सारी इंजीनियरिंग लगती है। मैकेनिक्स इज़ वन, लाइक just how to control the mechanics and rigidity and structural analysis of a container, जिसमें 20 फीट कंटेनर में जनरली आपका 25 टन पेलोड होता है, उसमें 50 टन डालना, इट्स इन इटसेल्फ एन आर्ट, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन भी होनी है, एंड इट हैज़ टू लास्ट फॉर 12 to 25 ईयर्स। अगर स्ट्रक्चर ही ढह गया तो बैटरी क्या करेगी? ये बनाना, उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना, एंड देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट देखना, selection of alloys or material what has to be used, the rim structures, the beam structures, वो सारी चीज़ें, इट्स लॉट्स ऑफ मैकेनिक्स। देन यू हैव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल बाय वर्च्यू इट्स बैटरी, सो बहुत सारे BMS एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। सेफ्टी डिवाइसेस लगते हैं, स्विच गियर्स लगते हैं। सो सिलेक्शन एंड डिज़ाइनिंग ऑफ दोज प्रोडक्ट एंड सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इज इन इटसेल्फ एन आर्ट। Thermal, as I said, it's our mastery. We control over it. Third thing comes is the network and communication, because it needs lots of communication with minimal latency. कि आपका EMS, PCS, chiller, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, सब के अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, किसी का KN है, किसी का RS485 है, देन यू हैव टू सेंड इट टू MQTT प्रोटोकॉल ओवर सर्वर फॉर रिमोट मॉनिटरिंग। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को एक जगह कोलैबोरेट करना, स्टेबलाइज करना विद मिनिमम लेटेंसी इज इंक्लूड्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सो दैट इज देयर। देन साइबर सिक्योरिटी कम्स इनटू पिक्चर, और cumulatively you can say IT, because EMS is something, is a software which controls the flow of energy, कि कब ग्रिड से आएगी और कितनी आएगी, कितनी यूज़ होनी है, कितनी स्टोर होनी है, और अदर वे ऑल्सो कि स्टोर होने के बाद में कितनी ग्रिड को जानी है, कितनी यूज़ होनी है और कितनी सेफ गार्ड करनी है। ये सारी चीज़ें EMS कंट्रोल करता है, एंड दिस सॉफ्टवेयर इज़ 100% रिक्वायरमेंट टू बी मेड इन इंडिया by the government of India. So yes, that is something we have made it by ourselves. Even the single line code has been done here in India in good enough. So that's some sort of a mastery again we have. So these 6 engineerings when come together, that makes best. So I wish you all the best and thank you so much for the factory visit. My pleasure. तो ये थी मेरी विजिट गुड इनफ एनर्जी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, इंडिया का लार्जेस्ट बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और ऐसी फैक्ट्री विजिट्स जल्दी आ रही हैं चैनल पर। धन्यवाद।